नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का किया उद्घाटन। आतंकवाद के मामलों में जांच और ट्रायल तेज करने, अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर। जापानी उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने का दिया न्योता। कहा एफटीए से भारत कर सकता है वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा कवर। कल से अमेरिका और कनाडा दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सह अध्यक्षता में 27वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक। कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किए डाक सेवा और डाक मित्र मोबाइल ऐप। कहा डाक विभाग बनेगा आधुनिक तकनीक संचालित सेवा इंजन। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी चेतावनी। कहा छात्रों के साथ मारपीट करने वाले जेएमएम कार्यकर्ताओं पर नहीं हुई कार्रवाई तो भाजपा संबंधित मजिस्ट्रेट्स का करेगी घेराव। और कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में भारत। दूसरी पारी में श्रीलंका ने गंवाए 2 विकेट। फिलहाल श्रीलंका 495 रनों से पीछे। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर से करीब 850 अधिकारी हाइब्रिड माध्यम से शामिल हुए। पहले दिन आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने, इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, अवैध घुसपैठ, साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जैसी चुनौतियों पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने मैक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सूचनाओं के एआई आधारित विश्लेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर एसओपी तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के मामलों में जांच और ट्रायल तेज करने, साथ ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दूसरे दिन ड्रोन जैसे हवाई खतरों, ब्लू इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बायो सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। भारत ट्रड डिप्लोमेसी में नया अध्याय लिख रहा है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने में लगा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वो 27 अगस्त तक वहां रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत सुमितोमो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ शिंगो उएनो के साथ एक बैठक से की। इस बैठक में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी के जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई।
और इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वो दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से अंततः वैश्विक व्यापार का करीब 75% हिस्सा भारत के लिए खुल जाएगा और इससे देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। We are both roughly the same size in terms of GDP, but when we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities combined with the growing middle class consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity. It really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जब हम अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने का उत्सव मनाएं, तब हम विकसित भारत बन चुके हों। Our leaders have declared this year as the India-Japan Year of Shared Horizons, marking 75 years of diplomatic relations. We believe in the principle of continuous improvement, and we are looking at Japan being our partner in this journey as we progress from a $4 trillion economy today to a $30 trillion economy by 2047, when we celebrate 100 years of independence. It's an ambitious target, but 1.4 billion Indians are committed to make this happen. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहले आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी। वहीं प्रमुख निवेशकों, कारोबारियों और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बैठकें भी करेंगी। अमेरिका में वित्त मंत्री अमेरिकी G20 अध्यक्षता के तहत होने वाली G20 FMCBG बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी और इसके अलावा टोरंटो और शिकागो में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगी। यानी निवेश, आर्थिक सहयोग और वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को मजबूती से रखना दौरे के केंद्र में रहेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु कनेक्टिविटी, तकनीक, अंतरिक्ष और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में हमारे व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने IRIGC की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अब सहयोग का फोकस सिर्फ बातचीत पर नहीं बल्कि ठोस परिणाम और समयबद्ध क्रियान्वयन पर होना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के कारोबार और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया ताकि निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग में आने वाली व्यावहारिक अड़चनों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही बदलते वैश्विक हालात के बीच नए आर्थिक और तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत भी बताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच मौजूद आर्थिक संभावनाओं का अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है और IRIGC के जरिए इस क्षमता को आगे बढ़ाया जाएगा। Let me today make 3 proposals for the benefits of the co-chairs
of the working groups and subgroups to further strengthen the effectiveness of the IRIGC-TEC mechanism. First, let us focus on implementation and outcomes. Second, let us further strengthen our engagement with business. And third, constantly update our view of opportunities and explore new possibilities. The complicated international scenario will constantly throw up fresh ideas because we are all focused on de-risking and diversifying. मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका निजी संदेश भी सौंपा। मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और आर्थिक रिश्तों पर चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी एससीओ और ब्रिक्स शिखर बैठकों में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और भारत में ब्रिक्स समिट के दौरान उनके स्वागत की भी बात कही। I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think, a very strong picture of cooperation to present. मॉस्को में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस वेंटुरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के कारोबारी समुदायों के बीच सीधे संपर्क बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को और गहरा करने और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के ट्रेनी अधिकारियों से संवाद किया और उन्हें बदलते दौर की कूटनीति के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से कहा कि डिप्लोमेसी को पारंपरिक दायरे से बाहर ले जाकर स्थानीय समुदायों और भारतीय प्रवासियों से सार्थक जुड़ाव बढ़ाएं। उन्होंने अधिकारियों से भारत की आर्थिक कूटनीति को मजबूत करने और निवेश के नए अवसर तलाशने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। साथ ही भारतीय मिशंस को टेक्नोलॉजी आधारित, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने निर्बाध और संवेदनशील कॉन्सुलर सेवाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही दुनिया के सामने भारत की सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और पर्यटन क्षमता को प्रभावी ढंग से पेश करने का आह्वान किया। भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में सरकार और उद्योग जगत के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के रसायन क्षेत्र को वर्ष 2040 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति पर काम करना है। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ साथ देश विदेश की 30 से अधिक प्रमुख रसायन कंपनीज के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने, पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्रों को प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के संबंध में अपने सुझाव साझा किए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर निवेश और मजबूत घरेलू विनिर्माण क्षमता जरूरी है और सरकार उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार अब केवल नियम लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि उद्योग की सक्रिय विकास भागीदार के रूप में कार्य कर रही है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि ज्यादातर मामलों में ये वायरल संक्रमण सामान्य वायरल संक्रमण की तरह ही समय के साथ और लक्षणों के आधार पर किए जाने वाले इलाज से ठीक हो जाता है। इसमें बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ डायबिटीज के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ में जाने से बचें और ऐसी जगहों पर मास्क लगाएं। तो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह मोस्टली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ठीक हो जाता है। कुछ खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशंस होते हैं, उनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो नॉर्मल सिम्टम्स किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं, चाहे बुखार होना, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स होना, गले में दर्द होना है, बॉडी एक होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो फिर विद टाइम अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि क्या बुखार ठीक नहीं हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खांसी की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, पेशेंट जो है वो उसका सेंसोरियम गड़बड़ होते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। और अगर आप बीमार हैं, आप में कोई सिम्टम्स हैं, तो आप अपने आप को बाकियों से अलग रखें। स्पेशली अगर घर में कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखें। मास्क पहने जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। जब भी खांसे तो हमेशा अपने कॉफ को ढकें, चाहे वो रुमाल से हो। मैं कहूँगा पैनिक ना करें, प्रिपेयर्ड रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। डिजिटल परिवर्तन और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर डाक सेवा और डाक मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भारत के डाक के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए जन सेवा कनेक्ट डाकघरों के एक नए नेटवर्क का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि डाक विभाग एक पारंपरिक डाक वितरण नेटवर्क से एक आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित सेवा इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि डाकघरों के विशाल भौतिक नेटवर्क के साथ स्मार्ट डिजिटल टूल को जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि आधुनिक सेवाएं देश के हर कोने तक कुशलतापूर्वक पहुंचे। पहले अनेक प्रोडक्ट्स के लिए और सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म्स को भरना पड़ता था, अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों में के हाथों में ये ऐप दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि करीब 2.5 करोड़ पार्सल्स ऑलरेडी हमारे इस ऐप के आधार पर बुक हो चुके हैं और करीब 5,000 करोड़ का प्रीमियम पीएलआई और आरपीएलआई में हम लोग ने इसमें एकत्रित कर लिया है। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का फोकस साफ है, बाजार में सप्लाई बनी रहे, जमाखोरी पर लगाम लगे और आम उपभोक्ता पर महंगाई का बोझ कम हो। 20 जुलाई को जहां चीनी की औसत कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलो थी, वहीं 20 अगस्त को यह बढ़कर 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई। सरकार ने साफ किया है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी की वजह इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का डायवर्जन नहीं है। सरकार के मुताबिक चीनी के कम उत्पादन, त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर कम आपूर्ति और कुछ जगहों पर जमाखोरी सट्टेबाजी ने कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकार ने इथेनॉल के लिए चीनी के डायवर्जन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी वर्ष 2022-2023 में करीब 12% थी, जो वर्ष 2025 से वर्ष 2026 में घटकर करीब 9% रह गई। वहीं देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ चीनी उत्पादन का अनुमान भी घटा है। शुरुआती अनुमान 343 लाख टन का था, लेकिन अब उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने की उम्मीद है।
वहीं चीनी की कीमतों पर वैश्विक बाजार का असर भी है। 2026-2027 में वैश्विक चीनी बाजार में करीब 33 लाख टन की कमी का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 30 जून को $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर $552 प्रति टन हो गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू स्तर पर सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नई पेराई शुरू होने तक जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है। इसके साथ ही कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी कारोबारियों के लिए 400 टन की स्टॉक सीमा तय की गई है। 1 सितंबर से बल्क उपभोक्ता 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। केंद्र और राज्यों की संयुक्त टीम्स मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई। साथ ही 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह भी दी गई है, जिससे अक्टूबर में चीनी उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सुदृढ़ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रहा। बैठक में बोर्ड की शैक्षणिक गुणवत्ता, आगामी बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था और प्रशासनिक परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मूल्यांकन की प्रक्रिया और अधिक त्रुटिहीन बनाने पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड के ढांचे में जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए डिजिटल पढ़ाई की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विद्या साथी नाम के 1-to-1 इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े सवालों के जवाब, विषयवार मार्गदर्शन और डिजिटल सहायता 24 घंटे उपलब्ध होगी। फिलहाल 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों के छात्रों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इसका विस्तार राज्य के दूसरे विद्यालयों तक भी किया जाएगा। खास बात यह है कि बिहार विद्या साथी के जरिए छात्र नीट, JEE और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद ले सकेंगे। यानी स्कूल की पढ़ाई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक छात्रों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मार्गदर्शन देने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। रांची में छात्रा प्रतिमा कुमारी के साथ कथित बदसलूकी के मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली थाना पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त को पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कई जिलों में JMM कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की, लेकिन कार्रवाई छात्रों के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर कथित आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो 25 अगस्त से भाजपा संबंधित मजिस्ट्रेट्स का घेराव करेगी। उन्होंने सरकार से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने, उसको कुचल दे। जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसके ऊपर हुआ। स्वाभाविक है इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा। जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे,
और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे, जिला मुखिया। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से और वो भी गुंडों के द्वारा। कर्नाटक में वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और जेडीएस ने मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से विधान सौध तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने किया। आर अशोक ने आरोप लगाया कि कॉरपोरेशन के 187 करोड़ रुपए कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए डाइवर्ट किए गए। उनका दावा है कि इस संबंध में दस्तावेज भी सामने रखे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि बी नागेंद्र के इस्तीफे तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। From last 1 week, we in the Dharna, we are protesting in the assembly, but there is no response from the Congress side. They are protecting the Mr. Nagendra, who is looted 180 crores of Dalit amount. So we demand that amount have to go to Dalit. That is our demand. That's why today I discussed with all our MLAs. We decided day and night Dharna from now onwards. वहीं विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने भी बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की है। नारायण स्वामी ने कहा कि बी नागेंद्र को सिर्फ जमानत मिली है, जमानत मंत्री पद पाने या लूटने का लाइसेंस नहीं है। Only and only demand is Nagendra should resign, or the Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, should sack him, because he is not given clean sheet by any court of law. So he got the bail. Bail is not a license to get ministerial berth or to loot. It is not a license. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय सभी समुदायों के महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा कि कांग्रेस कहती है पितृ सत्ता खत्म करो, लेकिन सवाल है कि निशाना हमेशा केवल हिंदू समाज पर ही क्यों साधा जाता है। उन्होंने पूछा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती, और क्या मुस्लिम बेटियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस को वास्तव में महिलाओं के साथ खड़ा होना है तो हर महिला, हर समुदाय और हर समय उनके अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत की बेटियां इसरो में नेतृत्व कर रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और ओलंपिक में पदक भी जीत रही हैं। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय बेटियों की उपलब्धियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए और समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की महिला आरक्षण पर सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत आरक्षण को नई जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने पर ही लागू करने का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि वर्ष 2029 के आम चुनावों तक महिला आरक्षण को समय पर लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विधेयक पेश किए थे, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी ने संसद में इसका विरोध कर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विरोध के चलते ही आरक्षण लागू होने का रास्ता बाधित हुआ। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिला आरक्षण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ
उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजोरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी हैं। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस के लिए मुसीबत मोल ले लेते हैं। सनातन का अपमान तो राहुल गांधी और उनके गठबंधन के लिए कोई नई बात नहीं है और अब महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि भाजपा उन पर जमकर निशाना साध रही है। मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को मनुस्मृति को जानना है तो अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण उन्हें पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत की परंपरा, विरासत और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी लोकतंत्र और संविधान के प्रति जवाबदेही है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत की परंपरा और विरासत को कोसने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को मनु और भारतीय परंपरा को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दे रहे हैं। इससे बड़ी कालगणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है। मनुस्मृति विवाद पर अब भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी को घेरा है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन की मांग की। राम कदम ने राहुल गांधी पर सनातन धर्म की समझ नहीं होने का आरोप लगाया, जबकि विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। राहुल गांधी जी का हिंदू सनातन धर्म के प्रति अध्ययन करें, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी और उनकी सारी सनातन द्रोही गैंग, जिसमें विपक्ष के अनेक लीडर्स हैं, ये सारे के सारे लोगों का जिहादी तुष्टीकरण की जो नीति है, उसका एक में उद्देश्य है कि सनातन को गाली दो। राहुल गांधी के मनुस्मृति के बयान के बाद अब कांग्रेस के गले में मछली का कांटा फंस गया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में कांग्रेस का मछली भोज भी सियासी मुद्दा बन गया है। श्रावण मास के दौरान कांग्रेस की बैठक में मछली पकाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद मछली भोज में शामिल होने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अयोध्या के मछली भोज विवाद को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहती है, लेकिन निषाद
फंसने वाले नहीं हैं। तो अयोध्या में कांग्रेस की हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो ये मछुआरों को मछली के बहाने फंसाना चाहते हैं और कुछ है नहीं, और निषाद फंसने वाला नहीं है और कुछ नहीं है। ये इशू को नॉन इशू बनाना चाहती है कांग्रेस। चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो। तो मनुस्मृति से लेकर मछली भोज तक भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज है। एक तरफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के मामले ने विवाद को और धार दे दी है। अब नजर इस बात पर है कि सनातन और भारतीय विरासत से जुड़े इन मुद्दों पर सियासी बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार लखनऊ के कॉल्विन तालुकेरदास कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से प्रेरणादायक संवाद किया। संवाद के दौरान जहां ज्ञानेश कुमार ने अपने छात्र जीवन की यादें साझा की, तो वहीं छात्रों ने उनसे चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से जवाब भी दिया। उन्होंने भारतीय चुनाव व्यवस्था पर कहा कि करीब 100 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर युवा जागरूक होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। छात्रों से संवाद के बाद ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हम मतदाताओं को संदेश देने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं, वहां चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी टैगलाइन के साथ शुरू किए गए ELC 2.0 का उद्देश्य युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को लोकतंत्र को समझने और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय और सार्थक भागीदारी के लिए तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा दें। और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। बच्चों के संग संवाद करके बहुत अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदनों की सुनवाई और नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक कुल 2,30,000 आवेदनों में से अब तक 23,000 नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि करीब 2,07,000 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक CAA के तहत आवेदन नहीं किया है, वो भी आगे आवेदन कर सकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्टर जे CAA শুনানি এবং সার্টিফিকেট ইস্যুর অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছেন। আমরা জেলা শাসকদের মাধ্যমে দ্রুত যে 2,30,000-এর মধ্যে 23,000 সার্টিফিকেট পেয়েছেন, 2,07,000 বাকি আছে এবং এখনো যারা আবেদন করেননি, এর ফলে তারা করতে পারবেন এবং আমরা দ্রুততার সঙ্গে শুনানি সম্পন্ন করে এই দায়িত্বভার ভারত সরকার আমার হাতেই দিয়ে দিয়েছে। তার গেজেট নোটিফিকেশনের কপিটা আমি আপনাদের জানালাম। सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का विधिवत पूजन अर्चन किया। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देशवासियों की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की।
रुद्राभिषेक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने जन जन के सुख, कल्याण तथा देश में शांति और सौहार्द की कामना करते हुए भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने विशेष रूप से कोटा बूंदी क्षेत्र के नागरिकों के सुख, शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना की। पूर्व राज्यसभा सांसद और लेखक तरुण विजय की चर्चित पुस्तक सेफ्रन सर्ज मेकिंग ऑफ अ ब्रेव न्यू भारत पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक में भारत की सभ्यतागत चेतना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और नए भारत के निर्माण की यात्रा को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, पद्मश्री इतिहासकार और राज्यसभा सांसद मीनाक्षी जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विरासत, राष्ट्र भावना और पिछले 100 वर्षों की वैचारिक यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत की ये नई यात्रा सनातन धर्म, सांस्कृतिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक समरसता जैसे मूल स्तंभों से जुड़ी हुई है। भारत अपनी गहरी जड़ों से जुड़कर एक साहसी और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पुस्तक का विमोचन जुलाई 2026 में राजधानी के केशव कुंज में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया था। इसकी विस्तृत प्रस्तावना डॉक्टर मोहन भागवत ने लिखी है, जबकि संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबाले का प्रोलॉग भी पुस्तक में शामिल है। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बहुत सारी पुस्तकें संघ के बारे में भी आई और इस सारे आंदोलन में कारण से जो ट्रांसफॉर्मेशन समाज के अंदर हुआ उस पर भी आई सारे में से। ये संघ कोई अलग से आंदोलन नहीं है, ये जो भारत का इवोल्यूशन है, लाइफ मिशन ऑफ हिंदू नेशन का है, वो है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और समाज के अंदर समाज को एक मूलभूत संरचनाओं के आधार के ऊपर मजबूत राष्ट्र ये बनाने का प्रयास चल रहा है। और वास्तव के अंदर इस आंदोलन का जो बहुत बड़ा उद्देश्य सारे उसमें से था, उस आंदोलन की जो बहुत बड़ी लेजिटिमेसी थी, वो इस सारे आंदोलन के अंदर जो संगठन लगे, जो व्यक्ति लगे, उनके प्रति समाज का विश्वास। एक दस्तावेज है कासिम से लेके कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी नीतियां रहीं और भारत को अभारत बनाने की जो षड्यंत्र चले, उन सब के विरुद्ध जो भारत भारतीयता का एक जागरण हो रहा है, जिस जागरण पर्व का प्रतीक राम जन्मभूमि आंदोलन और बंगाल में हिंदुत्व की शक्तियों की विजय है, उसको समेटी हुई ये सैफ्रन सर्ज पुस्तक है, जो इस बात को प्रकट करती है कि चाहे कोई भी नकारात्मक शक्तियां सामने आएं, परंतु जो भारत के हित में है वो निर्णय हम करते ही हैं। 370 को हटाया, CAA लेके आए, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लेके आए, बंगाल में हमने विजय प्राप्त की और अब FCRA भी हम समाप्त करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। उज्जैन में एक सैंडविच शॉप का उद्घाटन चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह कोई नेता, अभिनेता या स्थानीय सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट था जिसने बेहद अनोखे अंदाज में दुकान का उद्घाटन किया। रेड कारपेट पर रोबोट की एंट्री से शुरू हुआ यह कार्यक्रम देखते ही देखते आकर्षण का केंद्र बन गया। उद्घाटन के दौरान रोबोट ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया, उसे तिलक लगाया गया और आरती भी कराई गई। इसके बाद संगीत की धुन पर रोबोट के डांस ने वहां मौजूद लोगों को खासा उत्साहित कर दिया। ये नज़ारा दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और कारोबार का हिस्सा भी बन रहे हैं। इसी बीच AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुजरात साइबर आतंकवाद मामले की जांच के सिलसिले में 5 राज्यों में व्यापक तलाशी अभियान चलाए हैं। NIA ने कार्रवाई महाराष्ट्र के पुणे, गुजरात के खेड़ा, तेलंगाना के करीमनगर, बिहार के गोपालगंज और दिल्ली में की। जांच एजेंसी के अनुसार इस मामले के आरोपियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार के महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और महत्वपूर्ण सूचना और संरचना को निशाना बनाते हुए 54 सरकारी वेबसाइट्स पर सोफिस्टिकेटेड DDoS हमले करने की कोशिश की थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और एकता को नुकसान पहुंचाना तथा जनता में भय पैदा करना था। इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सक्षम अदालत ने सर्च वारंट जारी
होने के बाद चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान एनआईए ने संदिग्धों के ठिकानों से हैकिंग गतिविधियों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री, 3 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव सहित कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। एजेंसी द्वारा मामले की आगे की जांच जारी है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर बनाया। वहीं दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए हैं। श्रीलंका की टीम अभी भारत से 495 रन पीछे चल रही है। इससे पहले आज भारत ने 5 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। सारांश जैन 6 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच 112 रन की साझेदारी देखने को मिली। ऋषभ पंत 63 रन बनाकर लंच के बाद आउट हुए। वहीं ध्रुव जुरेल ने शतक पूरा करने में सफलता पाई। जुरेल अंत तक नाबाद रहे और भारत ने तीसरे सत्र में पारी घोषित करने का फैसला किया। रूस की धमकियों के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने का बड़ा फैसला किया है। इतना ही नहीं, अब यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइल तकनीक देकर स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की तैयारी भी है। इससे रूस के भीतर दूर तक हमले करने की यूक्रेन की क्षमता बढ़ सकती है, जबकि मॉस्को की चिंता और गहरी होगी। यानी जंग में हथियार और हमले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शांति की राह अब भी दूर नजर आ रही है। आइए इस पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने पर अंजाम भुगतने की रूसी धमकी की परवाह किए बिना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सीधे कीव पहुंचे हैं। संदेश साफ है कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत के सामने एयर डिफेंस के संकट से जूझ रहे यूक्रेन को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरा, यूक्रेन को डराकर पश्चिमी देशों को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। तीसरा, ब्रिटेन यूरोप की सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मॉस्को लगातार पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगाता रहा है। ब्रिटेन का तर्क है कि रूस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जाए। ब्रिटेन अब यूक्रेन को मिसाइलें देने के साथ साथ मिसाइल बनाने की तकनीक भी देने जा रहा है। उन्होंने कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक की अध्यक्षता कर लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी किया। इसका मकसद है फ्रांस और यूक्रेन को स्कैल्प लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के स्थानीय उत्पादन में सक्षम बनाना। स्कैल्प वो मिसाइल है जो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो के साथ साझा ब्रिटिश फ्रांसीसी तकनीक पर आधारित है। अगर यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद बढ़ाने में सफल होता है तो उसे पश्चिमी देशों से मिसाइल की डिलीवरी का इंतजार कम करना पड़ेगा। ये रूस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अभी तक रूस यूक्रेन के शहरों पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। अब यूक्रेन की कोशिश है कि रूस की सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमता पर उसकी जमीन से दूर तक वार किया जाए, यानी युद्ध का एक नया समीकरण बन रहा है। लेकिन यूक्रेन के सामने एक समस्या भी है। वो रूस के अंदर दूर तक हमला करना चाहता है, लेकिन खुद रूसी मिसाइलों से अपने शहरों को बचाने के लिए पश्चिमी एयर डिफेंस पर निर्भर है। हाल के हफ्तों में रूस ने कीव और दूसरे यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के हमले तेज किए हैं। इसलिए यूक्रेन को पैट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। फ्रांस ने भी यूक्रेन को अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइल देने का वादा किया है। रूस की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर नहीं होगी कि यूक्रेन को नई मिसाइलें मिल रही हैं। बड़ी चिंता है कि यूक्रेन इन मिसाइलों का उत्पादन खुद करने लगे। रूस के लिए सप्लाई लाइन पर हमला करना मिसाइलों की विदेशी डिलीवरी रोकने से ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन की ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस के भीतर ऊर्जा और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बड़े हमले बढ़ा दिए हैं। हाल के दिनों में रूस की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ओजोन और वाइल्ड बेरीज के गोदाम और सेंटर निशाने पर हैं। अब जंग का मैदान सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन दोनों की सप्लाई चेन भी रण क्षेत्र बन चुकी है। बड़ी विडंबना यह है कि हथियारों की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही।
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।